नमस्कार, मैं अजय साहू और देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में हिमानी आहान का एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करती है। जब आहान आता है तब वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। दोनों जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तब उन्हें जावेद मिलता है, जो फिरोज के कहने पर उन्हें पिक करने आता है। स्पेशल वॉर रूम के बेस पर पहुंचने के बाद आहान फिरोज और मनीष से मिलता है। मनीष उससे बताता है कि एक ग्रैंड मास्टर है जिसका आहान से बहुत गहरा रिश्ता और वो इस वक्त मिथिलेश के साथ है। मनीष उसे ये भी बताता है कि रायजादा फैमिली में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और ग्रैंड मास्टर्स को ढूंढना चाहिए। इसके अलावा मनीष आहान को उस पर आने वाले खतरे के बारे में बताता है। तुम्हारे लिए जो मुसीबत बनकर आने वाला है वो बाहर से नहीं है, मनीष ने कहा। आहान ने एक पल के लिए सोचा कि कहीं मनीष रायजादा फैमिली की बात तो नहीं कर रहा। आहान, तुम ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में जानते हो? मनीष ने बात बदलते हुए पूछा। आहान कुछ सोचने के बाद ना कर दिया। उसने ऐसे किसी कंपटीशन के बारे में कभी नहीं सुना था। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस ऑर्गेनाइज करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट कंपटीशन है। हर 5 साल में ऑर्गेनाइज होता है। ये इस साल होने वाला है। हर बार दुनिया भर से आर्टिस्ट इसमें पार्ट लेते हैं और इंडिया से भी आर्टिस्ट जाते हैं, मनीष ने कहा। आप चाहते हैं इस बार मैं जाऊं? आहान ने पूछा। वो समझ गया था कि मनीष उससे ये सब बातें क्यों कह रहा था। राइट, मैं चाहता हूं कि इस बार इंडिया को तुम रिप्रेजेंट करो, मनीष ने कहा। देखो आहान, हर बार हमारे देश से लोग जाते हैं पर कभी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। पिछली बार तो हम टॉप 8 में भी नहीं पहुंच पाए थे, मनीष ने कहा और फिर एक लंबी सांस ली। आहान, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे आर्टिस्ट्स बहुत पावरफुल हैं पर कभी जीत नहीं पाते। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, मनीष ने कहा। एल्डर मनीष, आप जो कह रहे हैं वो मैं अच्छे से समझता हूँ, पर मेरी कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट की है। वहाँ पर मुझसे हाई लेवल के आर्टिस्ट्स होंगे। ऐसे में मैं कम्पीट कैसे कर पाऊंगा? यंग जनरेशन के बीच में तो मैं फाइट कर लूंगा, पर जब मास्टर्स और एक्सपर्ट्स आएंगे तब? आहान ने अपने मन की बात मनीष के सामने साफ साफ कह दी। ग्लोबल सुनकर ही आहान समझ गया था कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हिस्सा लेने वाले हैं। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मनीष ने कहा, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन कंपटीशन में 2 ग्रुप हैं, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स और जीनियस ग्रुप। मैं तुम्हें जिस स्लॉट के लिए भेजना चाहता हूं वो जीनियस ग्रुप के लिए है। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स तो ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं, मनीष ने कहा। एल्डर मनीष, क्या आप मुझे इन दोनों ग्रुप्स के बारे में और बता सकते हैं? आहान ने पूछा। क्यों नहीं। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स के बारे में तुम सिर्फ इतना जान लो कि इसमें वही लोग हिस्सा लेते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और फेमस होते हैं। जहाँ तक बात जीनियस ग्रुप की है तो इसमें देश के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर्स हिस्सा लेते हैं। इसमें तुम जैसे फाइटर्स हिस्सा लेते हैं, मनीष ने कहा। अच्छा, आहान को अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। गैम्बलिंग में फाइटर की उम्र 30 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती थी, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम एज 35 है। जब तक फाइटर 35 इयर्स का है तब तक वो जीनियस ग्रुप में हिस्सा ले सकता है, मनीष ने कहा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा हाई कल्टीवेशन के होंगे, आहान ने कहा। आहान अजीत के बारे में जानता था, जो 32 की एज में मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बन गया था। इसका मतलब देश भर में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो 35 साल से कम उम्र के होंगे। हाँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट्स होंगे। शायद इसलिए हम कभी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, मनीष ने कहा। तुम तो जानते हो हम अभी भी एंशिएंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करते हैं। इसलिए हमारा ब्रेक थ्रू प्रोसेस बहुत स्लो होता है। हमें एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है, जबकि दूसरे देश के आर्टिस्ट्स सिर्फ फास्ट कल्टीवेशन, फास्ट बिलीव करते हैं। वो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जगह सिर्फ लेवल पार करने में ध्यान देते हैं, मनीष ने कहा और आहान की तरफ मायूस होकर देखने लगा। बहुत बार ऐसा होता था कि कम लेवल का इंसान भी इंडिया के मार्शल आर्टिस्ट को हरा देता था, क्योंकि वो सामने वाले का कल्टीवेशन लेवल देखकर ही डर जाता था। आहान मनीष की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो जानता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज चीजें हो सकती हैं। आहान अलग अलग कल्टीवेशन स्कीम्स के बारे में सुनकर ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था। आहान, मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर दीवान फैमिली को अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा। दीवान फैमिली इंडिया में एक ऐसी फैमिली है जिसने हमेशा सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान दिया है। उनके लिए मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है। हम उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब वो आइसोलेशन से बाहर आएंगे, मनीष ने आहान को समझाया। मनीष नहीं चाहता था कि ओवर कॉन्फिडेंस में आहान प्रिपेयर्ड ना हो।
दीवान फैमिली अकेली है जिसने देश को 2 ग्रैंड मास्टर्स दिए हैं। 2000 साल में कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो उनके लेवल पर पहुंच पाई हो। जैप पंच टेक्निक इन ग्रैंड मास्टर्स ने ही निकाली थी। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच टेक्निक आज तक नहीं आई थी, मनीष ने आहान को बताया। जैप पंच टेक्निक। आहान ने इस टेक्निक के बारे में सुना था। नारायण से उसे उसके सामने इस टेक्निक की बहुत तारीफ की थी और बहुत बार कहा था कि ये रेयर टेक्निक है। एल्डर मनीष, आप जो कह रहे हैं वो मैं अच्छे से समझता हूँ, पर मेरी कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट की है। वहाँ पर मुझसे हाई लेवल के आर्टिस्ट्स होंगे। ऐसे में मैं कम्पीट कैसे कर पाऊंगा? यंग जनरेशन के बीच में तो मैं फाइट कर लूंगा, पर जब मास्टर्स और एक्सपर्ट्स आएंगे तब? आहान ने अपने मन की बात मनीष के सामने साफ साफ कह दी। ग्लोबल सुनकर ये आहान समझ गया था कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हिस्सा लेने वाले हैं। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मनीष ने कहा, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन कंपटीशन में 2 ग्रुप हैं, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स और जीनियस ग्रुप। मैं तुम्हें जिस स्लॉट के लिए भेजना चाहता हूँ वो जीनियस ग्रुप के लिए है। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स तो ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं, मनीष ने कहा। एल्डर मनीष, क्या आप मुझे इन दोनों ग्रुप्स के बारे में और बता सकते हैं? आहान ने पूछा। क्यों नहीं। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स के बारे में तुम सिर्फ इतना जान लो कि इसमें वही लोग हिस्सा लेते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और फेमस होते हैं। जहाँ तक बात जीनियस ग्रुप की है तो इसमें देश के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर्स हिस्सा लेते हैं। इसमें तुम जैसे फाइटर्स हिस्सा लेते हैं, मनीष ने कहा। अच्छा। आहान को अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। गैम्बलिंग में फाइटर की उम्र 30 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती थी, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम एज 35 है। जब तक फाइटर 35 इयर्स का है तब तक वो जीनियस ग्रुप में हिस्सा ले सकता है, मनीष ने कहा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा हाई कल्टीवेशन के होंगे, आहान ने कहा। आहान अजीत के बारे में जानता था जो 32 की एज में मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बन गया था। इसका मतलब देश भर में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो 35 साल से कम उम्र के होंगे। हाँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट्स होंगे। शायद इसलिए हम कभी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, मनीष ने कहा। तुम तो जानते हो हम अभी भी एंशिएंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करते हैं, इसलिए हमारा ब्रेक थ्रू प्रोसेस बहुत स्लो होता है। हम एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है, जबकि दूसरे देश के आर्टिस्ट्स सिर्फ फास्ट कल्टीवेशन, फास्ट बिलीव करते हैं। वो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जगह सिर्फ लेवल पार करने में ध्यान देते हैं, मनीष ने कहा और आहान की तरफ मायूस होकर देखने लगा। बहुत बार ऐसा होता था कि कम लेवल का इंसान भी इंडिया के मार्शल आर्टिस्ट को हरा देता था, क्योंकि वो सामने वाले का कल्टीवेशन लेवल देखकर ही डर जाता था। आहान मनीष की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो जानता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज चीजें हो सकती हैं। आहान अलग अलग कल्टीवेशन स्कीम्स के बारे में सुनकर ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था। आहान, मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर दीवान फैमिली को अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा। दीवान फैमिली इंडिया में एक ऐसी फैमिली है जिसने हमेशा सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान दिया है। उनके लिए मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है। हम उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब वो आइसोलेशन से बाहर आएंगे, मनीष ने आहान को समझाया। मनीष नहीं चाहता था कि ओवर कॉन्फिडेंस में आहान प्रिपेयर्ड ना हो। दीवान फैमिली अकेली है जिसने देश को 2 ग्रैंड मास्टर्स दिए हैं। 2000 साल में कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो उनके लेवल पर पहुंच पाई हो। जैप पंच टेक्निक इन ग्रैंड मास्टर्स ने ही निकाली थी। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच टेक्निक आज तक नहीं आई थी, मनीष ने आहान को बताया। जैप पंच टेक्निक। आहान ने इस टेक्निक के बारे में सुना था। नारायण से उसे उसके सामने इस टेक्निक की बहुत तारीफ की थी और बहुत बार कहा था कि ये रेयर टेक्निक है। एल्डर मनीष, आप जो कह रहे हैं वो मैं अच्छे से समझता हूँ, पर मेरी कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट की है। वहाँ पर मुझसे हाई लेवल के आर्टिस्ट्स होंगे। ऐसे में मैं कम्पीट कैसे कर पाऊंगा? यंग जनरेशन के बीच में तो मैं फाइट कर लूंगा, पर जब मास्टर्स और एक्सपर्ट्स आएंगे तब? आहान ने अपने मन की बात मनीष के सामने साफ साफ कह दी। ग्लोबल सुनकर ये आहान समझ गया था कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हिस्सा लेने वाले हैं। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मनीष ने कहा, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन कंपटीशन में 2 ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स और जीनियस ग्रुप। मैं तुम्हें जिस स्लॉट के लिए भेजना चाहता हूँ वो जीनियस ग्रुप के लिए है। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स तो ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं, मनीष ने कहा। एल्डर मनीष, क्या आप मुझे इन दोनों ग्रुप्स के बारे में और बता सकते हैं? आहान ने पूछा। क्यों नहीं। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स के बारे में तुम सिर्फ इतना जान लो कि इसमें वही लोग हिस्सा लेते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और फेमस होते हैं। जहाँ तक बात जीनियस ग्रुप की है तो इसमें देश के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर्स हिस्सा लेते हैं। इसमें तुम जैसे फाइटर्स हिस्सा लेते हैं, मनीष ने कहा। अच्छा। आहान को अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। गैम्बलिंग में फाइटर की उम्र 30 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती थी, पर इसमें ऐसा नहीं है।
इसमें मैक्सिमम एज 35 है। जब तक फाइटर 35 इयर्स का है तब तक वो जीनियस ग्रुप में हिस्सा ले सकता है, मनीष ने कहा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा हाई कल्टीवेशन के होंगे, आहान ने कहा। आहान अजीत के बारे में जानता था जो 32 की एज में मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बन गया था। इसका मतलब देश भर में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो 35 साल से कम उम्र के होंगे। हाँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट्स होंगे, शायद इसलिए हम कभी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, मनीष ने कहा। तुम तो जानते हो हम अभी भी एंशिएंट टेक्निक्स यूज करते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करते हैं, इसलिए हमारा ब्रेक थ्रू प्रोसेस बहुत स्लो होता है। हमें एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है, जबकि दूसरे देश के आर्टिस्ट्स सिर्फ फास्ट कल्टीवेशन, फास्ट बिलीव करते हैं। वो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जगह सिर्फ लेवल पार करने में ध्यान देते हैं, मनीष ने कहा और आहान की तरफ मायूस होकर देखने लगा। बहुत बार ऐसा होता था कि कम लेवल का इंसान भी इंडिया के मार्शल आर्टिस्ट को हरा देता था, क्योंकि वो सामने वाले का कल्टीवेशन लेवल देखकर ही डर जाता था। आहान मनीष की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो जानता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज चीजें हो सकती हैं। आहान अलग अलग कल्टीवेशन स्कीम्स के बारे में सुनकर ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था। आहान, मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर दीवान फैमिली को अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा। दीवान फैमिली इंडिया में एक ऐसी फैमिली है जिसने हमेशा सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान दिया है। उनके लिए मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है। हम उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा तभी लगा सकते हैं जब वो आइसोलेशन से बाहर आएंगे, मनीष ने आहान को समझाया। मनीष नहीं चाहता था कि ओवर कॉन्फिडेंस में आहान में पैड ना हो। दीवान फैमिली अकेली है जिसने देश को 2 ग्रैंड मास्टर्स दिए हैं। 2000 साल में कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो उनके लेवल पर पहुंच पाई हो। जैप पंच टेक्निक इन ग्रैंड मास्टर्स ने ही निकाली थी। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच टेक्निक आज तक नहीं आई थी, मनीष ने आहान को बताया। जैप पंच टेक्निक, आहान ने इस टेक्निक के बारे में सुना था। नारायण से उसे उसके सामने इस टेक्निक की बहुत तारीफ की थी और बहुत बार कहा था कि ये रेयर टेक्निक है। एल्डर मनीष, आप जो कह रहे हैं वो मैं अच्छे से समझता हूँ, पर मेरी कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट की है। वहाँ पर मुझसे हाई लेवल के आर्टिस्ट्स होंगे, ऐसे में मैं कम्पीट कैसे कर पाऊंगा? यंग जनरेशन के बीच में तो मैं फाइट कर लूंगा, पर जब मास्टर्स और एक्सपर्ट्स आएंगे तब? आहान ने अपने मन की बात मनीष के सामने साफ साफ कह दी। ग्लोबल सुनकर ये आहान समझ गया था कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हिस्सा लेने वाले हैं। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मनीष ने कहा, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन कंपटीशन में 2 ग्रुप हैं, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स और जीनियस ग्रुप। मैं तुम्हें जिस स्लॉट के लिए भेजना चाहता हूँ वो जीनियस ग्रुप के लिए है। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स तो ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं, मनीष ने कहा। एल्डर मनीष, क्या आप मुझे इन दोनों ग्रुप्स के बारे में और बता सकते हैं? आहान ने पूछा। क्यों नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स के बारे में तुम सिर्फ इतना जान लो कि इसमें वही लोग हिस्सा लेते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और फेमस होते हैं। जहाँ तक बात जीनियस ग्रुप की है तो इसमें देश के एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइटर्स हिस्सा लेते हैं। इसमें तुम जैसे फाइटर्स हिस्सा लेते हैं, मनीष ने कहा। अच्छा, आहान को अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। गैम्बलिंग में फाइटर की उम्र 30 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती थी, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम एज 35 है। जब तक फाइटर 35 इयर्स का है तब तक वो जीनियस ग्रुप में हिस्सा ले सकता है, मनीष ने कहा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वहां पर बहुत सारे फाइटर्स होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे या फिर उससे भी ज्यादा हाई कल्टीवेशन के होंगे, आहान ने कहा। आहान अजीत के बारे में जानता था जो 32 की एज में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गया था। इसका मतलब देश भर में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो 35 इयर्स से कम उम्र के होंगे। हाँ, वहां पर ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट्स होंगे, शायद इसीलिए हम कभी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, मनीष ने कहा। तुम तो जानते हो हम अभी भी एंशिएंट टेक्निक्स यूज करते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करते हैं, इसीलिए हमारा ब्रेक थ्रू प्रोसेस बहुत स्लो होता है। हमें एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है, जबकि दूसरे देश के आर्टिस्ट्स सिर्फ फास्ट कल्टीवेशन, फास्ट बिलीव करते हैं। वो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जगह सिर्फ लेवल पार करने में ध्यान देते हैं, मनीष ने कहा और आहान की तरफ मायूस होकर देखने लगा। बहुत बार ऐसा होता था कि कम लेवल का इंसान भी इंडिया के मार्शल आर्टिस्ट्स को हरा देता था, क्योंकि वो सामने वाले का कल्टीवेशन लेवल देखकर ही डर जाता था। आहान मनीष की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो जानता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज चीजें हो सकती हैं। आहान अलग अलग कल्टीवेशन स्कीम्स के बारे में सुनकर ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था। आहान, मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर दीवान फैमिली को अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा,
दीवान फैमिली इंडिया में एक ऐसी फैमिली है जिसने हमेशा सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान दिया है। उनके लिए मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है। हम उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा तभी लगा सकते हैं जब वो आइसोलेशन से बाहर आएंगे, मनीष ने आहान को समझाया। मनीष नहीं चाहता था कि ओवर कॉन्फिडेंस में आहान प्रिपेयर्ड ना हो। दीवान फैमिली अकेली है जिसने देश को 2 ग्रैंड मास्टर्स दिए हैं। 2000 साल में कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो उनके लेवल पर पहुंच पाई हो। जैब पंच टेक्निक इन ग्रैंड मास्टर्स ने ही निकाली थी। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच टेक्निक आज तक नहीं आई थी, मनीष ने आहान को बताया। जैब पंच टेक्निक। आहान ने इस टेक्निक के बारे में सुना था। नारायण से उसके सामने इस टेक्निक की बहुत तारीफ की थी और बहुत बार कहा था कि ये रेयर टेक्निक है। एल्डर मनीष, आप जो कह रहे हैं वो मैं अच्छे से समझ गया हूँ। मैं अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, पर यह भी सच है कि मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, आहान ने कॉन्फिडेंटली कहा। मनीष अंकल, वो स्क्रिप्चर्स? उन स्क्रिप्चर्स को मैं आहान को देना चाहती हूँ, हिमानी ने कहा। हिमानी जब मनाली वॉर अलायंस के ऑफिस पहुंची थी तब मनीष ने उसे इन स्क्रिप्चर्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो जानती थी कि ये स्क्रिप्चर्स किसी वॉरियर के लिए कितना ज़रूरी था। अगर इन स्क्रिप्चर्स को ऑक्शन किया जाता तो दुनिया भर के मार्शल आर्ट मास्टर्स उन्हें लेने के लिए आते और करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होते। हिमानी की बात सुनकर मनीष कुछ सोचने लगा। उसे कभी नहीं लगा था कि हिमानी इतनी वैल्यूएबल चीज़ किसी को ऐसे गिफ्ट देने के बारे में सोचेगी। हिमानी, ये स्क्रिप्चर्स तुम्हें अपने पास रखने चाहिए, किसी के भी कुछ भी बोलने से पहले आहान ने कहा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आहान ने कहा। पर आहान, हिमानी ने कहा। अगर वो स्क्रिप्चर्स इतने वैल्यूएबल थे तो फिर आहान उन्हें लेने से मना क्यों कर रहा था? हिमानी को ये बात समझ नहीं आ रही थी। हिमानी, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। ये स्क्रिप्चर्स वाकई में बहुत वैल्यूएबल हैं। इन्हें पा लेने से जो मास्टर ग्रैंड मास्टर बनने की पीक पर होता है उसके चांसेस 30-40% तक बढ़ जाते हैं। मैं अभी सिर्फ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ और ग्रैंड मास्टर बनने की पीक पर कब पहुँचूंगा ये मुझे नहीं पता है। वैसे भी अगर मैं पीक पर होता तब भी ग्रैंड मास्टर बनने के लिए इन स्क्रिप्चर्स की मदद नहीं लेता, आहान ने कहा। आहान ये बात बहुत कामली कही। आहान खुद ग्रैंड मास्टर रेल्म में आना चाहता था, अपना रास्ता बनाना चाहता था। अगर उसने मिथिलेश के स्क्रिप्चर्स यूज कर लिए तो वो मिथिलेश का रास्ता होगा, आहान का नहीं। अगर ऐसी बात है तो फिर हिमानी, ये स्क्रिप्चर्स तुम अपने पास रख लो, मनीष ने कहा। मनीष इस वक्त आहान से बहुत इम्प्रेस था। वो समझ गया था कि आहान अपने कल्टीवेशन को लेकर कितना सीरियस था। अगर ये स्क्रिप्चर्स बाहर होते तो लोग इन्हें पाने के लिए एक दूसरे का खून कर देते। पर जब वो आहान को मिल रहे थे तब उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे नहीं चाहिए। आहान का ये स्क्रिप्चर्स ना लेने का एक कारण और था। हिमानी भी इस वक्त कल्टीवेशन के पथ पर थी, उसे इनकी जरूरत पड़ सकती थी। शाम को आहान बेस से निकल गया। वो हिमानी को अपने साथ नहीं लाया था क्योंकि अब हिमानी का मास्टर मनीष था। अब वो उनसे ही स्पेशल ट्रेनिंग लेगी और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनेगी। बेस से निकलने के बाद आहान बहुत लॉस्ट फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई, ब्रदर आहान, किसी ने जोर से कहा। आहान जब पीछे मुड़ा तब अपने सामने मयूर को देखकर हैरान था। इट्स यू ब्रदर आहान, कैसे हो आप? मयूर ने पूछा। तुम यहाँ कैसे मयूर? आहान ने पूछा। मैं यहाँ पर एक कंपटीशन में पार्ट लेने आया हूँ, मयूर ने कहा। कैसा कंपटीशन? आहान ने पूछा। ये दार्जिलिंग रेसेस के साथ एक रेस है, मयूर ने एक्साइटेड होकर कहा। दरअसल कुछ वक्त पहले मैंने यहाँ पर एक रेस ट्रैक खरीदा था। देखते ही देखते वो बहुत बड़ा हो गया और अब दार्जिलिंग के रेसर्स हमारे साथ यहाँ कम्पीट करना चाहते हैं, मयूर ने बताया। आहान मयूर की सारी बात ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में नॉट भी कर रहा था। आहान जानता था कि दार्जिलिंग के लोग कैसे थे। वो जरूर यहाँ सिर्फ मयूर को बाकी के रेसर्स को चैलेंज करने आए थे। तुम्हारा ये मैच कब है? आहान ने पूछा। हमारी रेस रात को लगभग 11 बजे से शुरू होगी, मयूर ने कहा। ठीक है, फिर मैं रुककर तुम्हारी रेस जरूर देखूंगा, आहान ने कहा। आहान को ऐसे मैच देखने का ज्यादा शौक नहीं था। मयूर से बात करने के बाद वो वहां से जाने वाला था, पर मयूर की दार्जिलिंग के लोगों के बारे में सुनने के बाद उसने यहाँ रुकने का मन बना लिया। दैट विल बी ग्रेट ब्रदर, थैंक यू सो मच। मयूर बहुत खुश हो गया। लेट्स गो, मयूर ने कहा। उसे जब से आहान के बारे में पता चला था तब से वो उसकी बहुत इज्जत करता था। थोड़ी देर बाद दोनों एक रेस कोर्स के पार्किंग लॉट में पहुंचे। आहान जैसे ही उतरा उसने अपने आसपास बहुत सारी लग्जरी कार्स देखी। सारी कार्स एक से बढ़कर एक थीं। ये सारी कार्स दार्जिलिंग के रेसर्स की हैं। उन्होंने इन्हें यहाँ इंपोर्ट करवाया है, मयूर ने बताया।
इस बार रेस में रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा? आहान ने पूछा। नहीं, इस बार कोई प्राइज या रिवॉर्ड नहीं है, मयूर ने। जब कोई प्राइज मनी नहीं है तो फिर सब इस रेस में हिस्सा क्यों लेना चाहते हैं? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।